हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, हमारी एथिक्स की सीरीज़ चल रही है एंड इस सीरीज़ में हम प्रेजेंटली यूनिट 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आवर टुडेज सेशन इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिलोसफी। But before seeing this session, you must have seen some previous session of ours, that is Socrates, Charvak, Acharya Shankar and Maharshi Arvind. Sir, why so? So try to understand, अभी तक हमने जो फिलोसोफर्स स्टडी करे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी और एक यूनिक फिलोसफी को लेकर चलते हैं। बट अब जो फिलोसोफर्स हम देखेंगे लाइक टुडे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी जो फिलॉसफी है और जो टर्मिनोलॉजी ये अपनी फिलॉसफी में यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं इनके पहले के फिलोसोफर से क्या है, इंस्पायर्ड है। तो अगर आप इस सेशन को और बेटर वे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये फिलोसोफर्स जो है आपको एक बार देख लेने चाहिए। अब आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे राधाकृष्णन जी का इंट्रोडक्शन, देन उनकी फिलॉसफी जिसको हम 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, डेट इज हिज मेटाफिजिक्स, उनकी एपिस्टेमोलॉजी, उनका एथिक्स और उनके साइंस एंड रिलीजन रिलेटेड व्यूज। देन हम देखेंगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को। नाउ लेट अस स्टार्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्स इंट्रोडक्शन। अब इनकी अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रोमिनेंट स्कॉलर, पंडित, एकेडमियन और ग्रेट फिलोसोफर थे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो एक पर्टिकुलर थॉट जो है रिप्रेजेंट करती है, पर उसके बाद भी वो अपने आप को सबसे अबव जो है मानते हैं। बट वहीं हम इंडियन फिलोसफी की बात करें तो ये सेवरल थॉट्स का क्या है, यूनियन है। इसमें हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, सिखिज्म भी है, जैनिज्म भी है। पर इसके बावजूद जो इंडियन फिलोसफी है उसे वर्ल्ड लेवल पर या वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन जो है नहीं मिला था। और ऐसे टाइम पर जो राधाकृष्णन जी हैं वो एक मेजर रोल जो है प्ले करते हैं, क्योंकि वो जो इंडियन फिलोसफी है उसको क्या करते हैं, उसको वेस्टर्न स्टैंडर्ड पर जो है वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो ईस्टर्न फिलोसफी है और जो वेस्टर्न फिलोसफी है, जो ईस्टर्न वर्ल्ड है और वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनके बीच में एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा वो अपने लाइफ के लेटर फेज में एक स्टेट्समैन यानी पॉलिटिशियन का रोल भी प्ले करते हैं। इवन जब उन्हें इंडिया का पहला वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, सो उस टाइम पे काफी लोग शॉक थे इस बात से, क्योंकि राधाकृष्णन जी का कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। बट इसके बावजूद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी अच्छे से हैंडल करते हैं और सभी का मुंह जो है बंद कर देते हैं। अब मैं अगर उनके बर्थ की बात करूं तो ये होता है 5 सितंबर 1888 को तिरुतानी में, जो कि तमिलनाडु में है। यस, यू आर थिंकिंग इट राइट। जो हमारे यहाँ टीचर्स डे है वो इन्हीं के बर्थडे पर क्या करा जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है। अब मैं इनकी फैमिली की अगर बात करूं तो ये एक ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न होते हैं। इनके फादर का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी रहता है और इनकी मदर का नाम सर्वपल्ली सीतम्मा रहता है। अब एक्चुअली में ये लोग अपने नाम के पहले सर्वपल्ली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनके एंसेस्ट्रल विलेज का नाम क्या रहता है, सर्वपल्ली रहता है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये तिरुतानी और तिरुपति जैसी रिलीजियस प्लेसेस में क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं। बट इनकी जो एजुकेशन है वो वेस्टर्न स्टाइल में हुई है क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में, जहां पर इन्हें हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस का काफी क्रिटिसिज्म जो है देखने को मिलता है। बट इससे इनका जो रिलीजन के प्रति इंटरेस्ट है वो कम होने की जगह और ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिसके बाद ये हिंदू स्क्रिप्चर्स की और हिंदू फिलोसफी की काफी डिटेल स्टडी जो है करते हैं। बट लेट मी टेल यू, जो हिंदू फिलोसफी है एंड स्पेसिफिकली जो अद्वैत है, ये उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने लग जाते हैं। ये उसका एक लॉजिक बेस्ड मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देते हैं। इसीलिए हम इनको अरविंदो और विवेकानंद की तरह एक नियो वेदांती जो है मानते हैं। अब देखिए, जब आप बायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके लिए इनके फादर, मदर या इनकी वाइफ का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक्चुअली में आपको इनकी बायोग्राफी से ही समझना होता है कि इनकी जो फिलॉसफी है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। अब इसी तरह अगर मैं आपको ये बताना चाहूं कि ये कितने शार्प थे स्टडीज में, तो ये समझिए
कि इनके जो फादर है वीरास्वामी, उनके 5 सन्स थे और एक डॉटर थी, इसलिए उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसीलिए वो चाहते थे कि जो राधा कृष्णन जी हैं वो अपनी जो स्कूल एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद एक टेम्पल में प्रीस्ट बन जाए। बट राधा कृष्णन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और अपने ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप जो है हासिल कर लेते हैं और इसके बाद जो है वो अपना बीए कंप्लीट करते हैं। एंड इवन अगर हम उनके पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो वो साइंस स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे, बट उनके एक कजिन के द्वारा उन्हें क्या करा जाता है, फिलोसफी की टेक्स्ट बुक्स फ्री में दे दी जाती है, जिसके कारण वो फिलोसफी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट करते हैं। इतने शार्प इंटेलेक्ट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इनकी जो एमए की जो थीसिस है उसका टॉपिक रहता है द एथिक्स ऑफ वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशंस। अब ये जो टॉपिक है ये वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ये शो करना चाहते थे कि जो वेदांत सिस्टम है उसमें भी क्या है, एथिक्स के लिए रूम है, ये सिर्फ और सिर्फ मेटाफिजिकल या एपिस्टेमोलॉजिकल नहीं है। एंड इसके बाद वो प्रोफेसर बन जाते हैं फिलोसफी के। एंड एज वी हैव अंडरस्टूड वो अपने लेटर फेज में एक पॉलिटिशियन का भी रोल अदा करते हैं, बट वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स जो है उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, उसमें कभी भी वो पार्ट नहीं लेते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पॉलिटिशियन इन शैडो कहा जाता है। उनकी जो मैरिज है वो जो है शिवकामु से होती है। अब अगर मैं इनके लिटरेरी वर्क्स की बात करूं तो वैसे तो ये काफ़ी सारे हैं एंड इनको याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप इनकी जो बायोग्राफी है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि हमने अभी समझा कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है वो हिंदू स्क्रिप्चर्स, इंडियन फिलोसफी और अपने टाइम के जो अदर फिलोसफर्स है उन सबको काफ़ी डेप्थ में स्टडी करते हैं। एंड इसके बाद वो ईस्टर्न फिलोसफी ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न फिलोसफी वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में क्या करते हैं, ब्रिज बनाने का काम करते हैं। यही चीज़ जो है हम इनके लिटरेरी वर्क्स में भी देख सकते हैं। जैसे इनका एक लिटरेरी वर्क है किस पर, गौतम बुद्धा पर। एक लिटरेरी वर्क है इनका किस पर, रविन्द्रनाथ टैगोर पर। इसके अलावा इंडियन फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी, प्रिंसिपल उपनिषद्स, ब्रह्म सूत्र, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, रिकवरी ऑफ फेथ, रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन, साइंस एंड कल्चर, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अब इनका जो मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है वो है एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, और इसी नाम से सिमिलर इनका एक और वर्क है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। अब इनकी कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये इंडियन फिलोसफी को क्या करते हैं, वर्ल्ड मैप पर लाकर रख देते हैं। अब इनके अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करूं तो यूं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं और काफ़ी सारे ऑनर्स मिले हैं, बट उनमें से जो मुझे प्रोमिनेंट लगते हैं वो है कि इन्हें भारत रत्न मिला है। इनके बर्थ डेट पर ही हम क्या करते हैं, टीचर्स डे जो है उसका इंस्टीट्यूशन करते हैं, और इन्हें कई बार जो है नोबेल प्राइज के लिए क्या किया है, नॉमिनेट किया गया है। इतनी सारी अचीवमेंट्स जो हैं हासिल करने के बाद 1967 में ये क्या करते हैं, ये जो पब्लिक लाइफ है उससे स्टेप डाउन कर जाते हैं। एंड इसके बाद ये अपनी लाइफ के 8 इयर्स जो हैं वो मद्रास में अपने द्वारा डिज़ाइन किए गए हाउस में बिताते हैं, जिसके बाद मद्रास में ही 1975 में इनकी डेथ हो जाती है। नाउ आई थिंक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की लाइफ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फिलोसफी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि राधाकृष्णन जी किसी सिंगल सिस्टम ऑफ थॉट के फॉलोअर नहीं थे, रादर वो ओपन थे डिफरेंट फिलोसफर्स के वेरियस व्यू पॉइंट्स के लिए। उन्होंने तो शंकर और बुद्ध से लेकर प्लेटो और कांट तक को क्या करा था, स्टडी करा था। बट इन सारे व्यू पॉइंट्स में वो डेफिनेटली अपने आप को ज़्यादा रिलेट करते थे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ अद्वैत वेदांता से, और यही हमें फॉलोइंग पॉइंट्स में अंडरस्टैंड करना है। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद राधाकृष्णन्स मेटाफिजिक्स। अब जो राधाकृष्णन जी हैं वो एक अद्वैती हैं, और एक अद्वैती होने के नाते वो एम्ब्रेस करते हैं मेटाफिजिकल आइडियलिज्म को। सर ये आइडियलिज्म क्या होता है? तो देखिए, आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले वो लोग होते हैं
जो अंतिम सत्ता किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की ना मानकर कॉन्शियसनेस, चेतना या फिर ईश्वर की मानते हैं। बट जो राधा कृष्णन जी का आइडियलिज्म है वो शंकर के आइडियलिज्म से थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे? तो देखिए, जो शंकर है वो बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मतलब ब्रह्म ही क्या है? सत्य है, और ये जगत, ये वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, ये क्या है? मिथ्या है, झूठ है, रियल नहीं है। बट राधा कृष्णन जी कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है इसकी भी रियलिटी और डाइवर्सिटी क्या है? इसको रिकॉग्निशन है। तो ये वर्ल्ड जो है ये क्या है? ये सत्य है। बट इसी के साथ में वो स्वीकार करते हैं किसकी सत्ता को? होली ट्रांसेंडेंट, यानी इन सब से परे ब्रह्म की सत्ता को, जो कि आइडेंटिकल है किसके? सेल्फ के, आत्मन के, जो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है गॉड के तौर पर, जिसने इस वर्ल्ड को क्या करा है? क्रिएट करा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो राधा कृष्णन जी हैं उनके लिए इंडियन फिलॉसफी में जो ब्रह्म है वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है वेस्टर्न फिलॉसफी में। तो देखिए, यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि राधा कृष्णन जी जो हैं वो जो अद्वैत है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो उसका एक अलग मॉडर्न इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, जो कि शो करता है कि वो क्या है? वो एक नियो वेदांती है। अब समझिए, उनके अकॉर्डिंग देयर आर टू वर्ल्ड्स। पहला है मटेरियल वर्ल्ड, जिसको साइंस जो है स्टडी करता है, और दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, या फिर हम कह सकते हैं जो लिबरेशन, मोक्षा पाना चाहते हैं, वो स्टडी करते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा जो वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी जिसमें हम रहते हैं, जो एवरीडे वर्ल्ड है, ये क्या नहीं है उनके अकॉर्डिंग? तो ये उनके अकॉर्डिंग अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें चेंज होता है। मतलब आप, मैं, ये क्या है? ये आज हैं पर कल नहीं होंगे। ये पेन जो है ये आज है, ये कल नहीं होगा। तो जहां चेंजेस हो रहे हैं वो अल्टीमेट रियलिटी कैसे हो सकती है? यहां पर क्या होता है? तो यहां पर फिनिट्यूड है, इसकी अपनी लिमिट्स है, यहां पर मल्टीप्लिसिटी है। अब ये जो वर्ल्ड है इसका ओरिजिन और सपोर्ट वो किस में मानते हैं? तो वो मानते हैं एब्सोल्यूट ब्रह्म में, क्योंकि जो ब्रह्म है वो क्या है? वो फ्री फ्रॉम ऑल लिमिट्स है, वो फ्री फ्रॉम डाइवर्सिटी है, वो फ्री फ्रॉम डिस्टिंक्शंस है, वो गुणों से क्या है? परे है। इस तरह से वो कहना चाहते हैं कि उनके लिए भी रियलिटी क्या है? वन है। पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो वन है इसका मतलब सिंगल नहीं है। इस वन का मतलब रादर किससे है? होल से है। किस किस के होल से? तो एब्सोल्यूट, क्रिएटिव स्पिरिट, वर्ल्ड स्पिरिट और दी वर्ल्ड से। ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर जो राधा कृष्णन जी कह रहे हैं इसी तरह की सिमिलर बातें जो है हमने अपने अरविंदो के सेशन में भी समझी है। अरविंदो जो है वो जो रियलिटी है उसको वन मानते हैं, और वन का मतलब उनके लिए भी क्या है? होल है। पर ये होल उनके अकॉर्डिंग, अरविंदो के अकॉर्डिंग किस किस से मिलकर बनेगा? तो ये वर्ल्ड, सोल और ब्रह्म से मिलकर बनेगा। ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में समझा है। इसके अलावा वो डिस्टिंग्विश करते हैं किसको? जीवात्म को। किससे? आत्म से। अब उनके अकॉर्डिंग जो आत्म है वो क्या है? यूनिवर्सल सेल्फ है, यानी कि वो क्या है? वो असली आप हैं, वो असली मैं हैं, जिसमें क्या है? जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। जबकि जीवात्म क्या है? तो वो लिमिटेड है, वो फाइनाइट एम्पिरिकल सेल्फ है, प्रैक्टिकल सेल्फ है। सर कुछ समझ नहीं आया? तो देखिए, इन्हीं बातों को हमने शंकराचार्य के सेशन में समझा था। देखिए ये क्या है? तो ये यूनिवर्सल सेल्फ है, ये है सन, और इसी का रिफ्लेक्शन जो है आप देख सकते हैं घड़े के पानी में आ रहा है। तो ये क्या है? जीवात्म है, और ये क्या है? ये फाइनाइट है। और जैसे ही आप घड़ा तोड़ेंगे वैसे ही क्या होगा? वैसे ही ये जो फाइनाइट सेल्फ है ये किस में जाके मिल जाएगा? ये यूनिवर्सल सेल्फ में जाके मिल जाएगा। तो ये सब हमने शंकराचार्य के सेशन में समझा है। वही बातें जो है यहाँ पर राधा कृष्णन जी की लैंग्वेज में जो है रिटन डाउन है। अब इसको जो है, किसको? जीवात्म को वो क्या कहते हैं? जैसा कि हमने समझा, लिमिटेड फाइनाइट एम्पिरिकल सेल्फ, और इसी को वो क्या मानते हैं? नो सेल्फ मानते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जीवात्म का मतलब होता है जैसे आप मैं अभी क्या है? जीवात्म है।
तो ये जीवात्म जो है ये आपका मेरा असली सेल्फ नहीं है। मैं जो हूँ चिराग नहीं हूँ, और आप जो सेशन सुन रहे हैं जो आपका नाम है वो आप नहीं है। मैं तो क्या हूँ, मैं तो दिव्य स्वरूप हूँ। मेरे अंदर क्या है, आत्मा है जिसको मुझे क्या करना है, जिसको मुझे जो है रियलाइज करना है। ठीक है, अब ये बातें हम दूसरे फिलोसोफर्स में काफी डिटेल में समझ चुके हैं और उन्हीं बातों को हम यहाँ पर राधा कृष्णन जी के वर्ड्स में स्टडी कर रहे हैं। अब इसी पे और रोशनी डालते हुए वो कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन क्या है, एक पिक्यूलियर कॉम्बिनेशन है किस किस का, ईगोइज्म का और सेल्फ ट्रांसेंडेंस का। अब ईगोइज्म मतलब मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं चिराग हूं, मैं टीचर हूं वगैरह। ठीक है, और सेल्फ ट्रांसेंडेंस मतलब मुझ में एबिलिटी है कि मैं खुद से क्या जा सकूं, परे जा सकूं। मैं क्या हूं, यानी मैं ह्यूमन के तौर पे कॉम्बिनेशन हूं किस किस का, सेल्फिशनेस और यूनिवर्सल लव का। सेल्फिशनेस यानी कि हम सब जानते हैं अपने मतलब के लिए काम करना, और यूनिवर्सल लव यानी जो संसार है उसके फायदे के लिए, उसके लिए क्या करना, काम करना। अब आप कहेंगे सर ये तो कंप्लीटली अपोजिट क्वालिटीज आप बता रहे हैं। तो जो राधा कृष्णन जी हैं वो कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन है उसके अंदर फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों की दोनों एस्पेक्ट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब राधा कृष्णन जी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड जो है वो मैनिफेस्टेशन है ब्रह्म की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे अगर हम बात करें आपकी और मेरी, तो आप में कुछ अलग क्वालिटीज हैं, मुझ में कुछ अलग क्वालिटीज है और किसी थर्ड पर्सन में अलग क्वालिटीज है। तो ये सब क्या है, ये सब ब्रह्म की जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है उन्हीं का क्या है, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन तो है, पर वो क्या नहीं है, वो विवर्तवाद ऑफ ब्रह्म नहीं है। असल में यहाँ पर जो शंकर है उनसे थोड़ा डिफरेंट जो है राधा कृष्णन जी अपने व्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने शंकर की व्यू में देखा था कि विवर्तवाद का मतलब होता है सुपर इम्पोजिशन। जैसे अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में जो रस्सी है उसके ऊपर हमें सुपर इम्पोजिशन दिखाई देता है किसका, सांप का। ठीक है, हमें प्रतीत होता है कि वो रस्सी नहीं है, वो क्या है, सांप है। तो शंकर कहते थे कि उसी के अकॉर्डिंग जो ये वर्ल्ड है, जो हमारी बॉडी है, ये असल में क्या है, माया के कारण हमें ब्रह्म की जगह जो है दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात को जो है राधा कृष्णन जी क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो क्या है, सीक्वेंशियल मैनिफेस्टेशन है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रह्म का। ठीक है, इसके अलावा जो राधा कृष्णन जी है वो एक्सेप्ट करते हैं उपनिषदिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, जो है क्रिएशन क्या है, लीला ऑफ द एब्सोल्यूट है। इसी को हमने अरविंदो के सेशन में भी समझा था कि जो एब्सोल्यूट है, ब्रह्म है, उन्होंने वर्ल्ड को क्यों क्रिएट करा है, तो उन्होंने अपने डिलाइट के लिए, अपने आनंद के लिए क्रिएट करा है। एंड इंडियन माइथोलॉजिकल वे में अगर मैं बात करूं तो जो ईश्वर है उन्होंने इस सृष्टि की रचना जो है अपनी लीलाओं को रचाने के लिए की है। बट इसमें राधा कृष्णन जी जो है वो ऐड करते हैं कि ये लीला क्या है, ये लीला जो है रियल है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो राधा कृष्णन जी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं कर रहे हैं, वो शंकर के मेटाफिजिक्स को रिट्रेट नहीं कर रहे हैं, दोहरा नहीं रहे हैं, वो उसको जो प्रेजेंट नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है री इंटरप्रेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूं तो राधा कृष्णन जी जो है वो माया का एक री इंटरप्रिटेशन देते हैं। अब जो राधा कृष्णन जी शंकर को स्टडी करते हैं तो उसमें वो ये समझते हैं कि शंकर जो है वो माया को क्या बता रहे हैं, इल्यूजन बता रहे हैं, और इसी का वो क्या करते हैं, री इंटरप्रिटेशन करते हैं। राधा कृष्णन के लिए माया क्या नहीं है, तो माया स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म नहीं है। मतलब कि माया जो है सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं कर रही है, जो वर्ल्ड है उसको ब्रह्म से डिस्कनेक्ट नहीं कर रही है। इसकी जगह माया जो है वो अलग थिंग्स को इंटरप्रेट जो इंडिकेट जो है करती है। अब यहां पर मैं जो बोलने वाला हूं वो बहुत डेप्थ बात है, जो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो फिर सवाल उठता है कि राधा कृष्णन जी के लिए माया क्या है। तो राधा कृष्णन जी के अकॉर्डिंग माया जो है वो क्या है, तो वो मिस परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एज अल्टीमेटली रियल है। मतलब कि देखिए राधा कृष्णन जी जो है वो इस वर्ल्ड को रियल मानते हैं,
पर वो इस वर्ल्ड को अल्टीमेट रियलिटी नहीं मानते हैं। तो अगर हम इसको अल्टीमेट रियलिटी मान रहे हैं तो ये गलती जो है राधा कृष्णन जी के अकॉर्डिंग हम माया के कारण कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि फिर अल्टीमेट रियलिटी है क्या? तो राधा कृष्णन जी कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी है रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी, और यही क्या है? यही हम सबकी डेस्टिनी है। मतलब कि इसको अगर मैं दूसरे फिलोसोफर्स के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूं तो आप और मैं अलग नहीं है। हम सब क्या है? हम सब इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का क्या है? एक पार्ट है, और हम सबको आगे करके जाके क्या होना है? ब्रह्म में जो है मिल जाना है। हमको क्या करना है? हमको लिबरेशन, मुक्ति जो है अचीव करना। ये दूसरे फिलोसोफर्स के टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये कब होगा? ये जो है कॉस्मिक प्रोसेस के एंड में होगा। लेकिन कोई भी पर्सन जो है वो तब तक जो है फ्री नहीं हो सकता जब तक कि सारे दूसरे लोग जो हैं सेव नहीं कर लिए जाते। अब यहां पर राधा कृष्णन जी जो कह रहे हैं वो अगर हमें समझना है तो अरविंदो के लास्ट सेशन में हमने जो बातें समझी थी वो मुझे रिपीट करनी होगी। हमने लास्ट सेशन में समझा था कि जो अरविंदो है वो ये बताते हैं कि लिबरेशन जो है, मोक्ष जो है, वो किसी अकेले इंडिविजुअल को नहीं मिल सकता। मोक्ष जो है, लिबरेशन जो है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हम सबको कंबाइंड फॉर्म में ट्राई करना होगा। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जैसे मैं ह्यूमन बना हूं तो मैं कोई अकेला ह्यूमन नहीं बन गया हूं। आप भी ह्यूमन बने हैं, मैं भी ह्यूमन बना हूं, हम सब ह्यूमंस बने हैं। हम सब ने साथ में क्या करा है? इवोल्यूशन करा है। हम सब साथ में इवॉल्व हुए हैं। तो उसी तरह से ये रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी भी क्या होगा? हम सबको साथ में होगा। ठीक है? तो जो वर्ल्ड प्रोसेस है वो अपने फाइनल गोल तक तभी पहुंचेगी जब हर इंडिविजुअल जो है वो क्या करेगा? डिविनिटी यानी अपने दिव्य स्वरूप को रियलाइज कर लेगा। हर पर्सन, दूसरे फिलोसोफर्स के टर्म्स में कहूं तो लिबरेशन को अचीव कर लेगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। सभी लोग, अरविंदो के टर्म्स में कहूं तो सभी लोग क्या हो जाएंगे? इवॉल्व हो जाएंगे। राधा कृष्णन जी इसको क्या कहते हैं? तो इसको वो सर्व मुक्ति जो है कहते हैं। एंड जैसे ही ये रियलाइजेशन हो जाता है वैसे ही उनके अकॉर्डिंग जो क्रिएशन है उसका पर्पस जो है फुलफिल हो जाएगा, और सब लोग जो हैं वो कहां चले जाएंगे? तो वो वापस ब्रह्म के पास जो है चले जाएंगे। सो आई गेस आपको अब जो है मेटाफिजिक्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी राधा कृष्णन जी की। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड राधा कृष्णन्स एपिस्टेमोलॉजी। अब देखिए, मेटाफिजिक्स जो है वो कहीं ना कहीं एपिस्टेमोलॉजी पर ही बेस्ड होती है, और राधा कृष्णन जी के लिए एपिस्टेमोलॉजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जिन मेटाफिजिकल कन्विक्शंस की वो बात करते हैं वो डिमांड करते हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ नॉलेज को। मतलब जो रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी की बात राधा कृष्णन जी अपनी मेटाफिजिक्स में कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ना कोई सोर्स ऑफ नॉलेज चाहिए उस तक पहुंचने के लिए। इसलिए वो एक्सेप्ट करते हैं 3 सोर्सेस ऑफ नॉलेज को, जिनमें वो पहला मानते हैं सेंस एक्सपीरियंस, यानी कि हमारी आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन से मिलने वाले नॉलेज को। अब ये जो नॉलेज है ये एक्वेंट करता है हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स से। फॉर एग्जाम्पल, किसी वुमेन की ब्यूटी के बारे में हमें जो है अपने सेंसेस से ही क्या होता है? पता पड़ता है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है उनकी सेंसिबल क्वालिटीज के बारे में हमें इससे पता चलता है। जैसे जो रोजेस हैं वो रेड होते हैं, ये हमें अपने सेंसेस से ही पता चलता है। अब ये जो डेटा हमें सेंस एक्सपीरियंस से मिल रहा है यही क्या करता है? यही जो नेचुरल साइंस है उसके सब्जेक्ट मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। आई एम ट्राइंग टू से, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूं तो जैसे साउंड है, लाइट है, इनके जो कंसेप्शंस है उनके लिए हमें जो डेटा है वो कहां से मिल रहा है? तो वो हमें अपने सेंसेस से ही मिल रहा है। बट इसकी एक कमी जो है राधा कृष्णन जी बताते हैं कि इसमें क्या हो सकते हैं? इल्यूजन और हेलुसिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अंधेरे में क्या कर सकते हैं? रस्सी को सांप समझने की गलती कर सकते हैं, या फिर जो अर्थ है उसको आप क्या कर सकते हैं? फ्लैट समझने की गलती कर सकते हैं, जबकि ये क्या है? जबकि ये राउंड है। अब ये सब क्या करता है? ये सब जो है, जो सेंस एक्सपीरियंस है उसमें हमारा जो फेथ है उसको रिड्यूस करता है। इसीलिए वो दूसरे सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल कॉग्निशन, जिसको आसान भाषा में हम बुद्धि कह सकते हैं। राधा कृष्णन जी इसको जो है लॉजिकल नॉलेज जो है बताते हैं, और वो बताते हैं कि ये डिपेंड करता है किस पर? जो हमारे सेंसेस है
उनसे जो डेटा हमें मिल रहा है उसके एनालिसिस और सिंथेसिस पर। आसान भाषा में अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो जैसे हमारे सेंसस बता रहे हैं कि रोजेस क्या है, रेड है, पर जो रोजेस हैं वो रेड क्यों है, इसका जो रीजन है, इसका जो कंसेप्शन है, वो हमें जो है किससे पता पड़ता है, तो वो हमें हमारे इंटेलेक्ट से पता पड़ता है, वो हमें एनालिसिस और सिंथेसिस से क्या होता है पता पड़ता है। आई गेस आप ये बातें जो हैं फिजिक्स में काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड जो है करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल होता है मैथमेटिक्स। अब ये जो लॉजिकल नॉलेज है इसको राधा कृष्णन जी इनडायरेक्ट और सिंबॉलिक बताते हैं। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं किस पर बेस्ड है, हमारे सेंसेस पे जो है ये बेस्ड है। अब ये नॉलेज जो है ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, किस लिए, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर है, जो हमारे ये आसपास का इन्वायरमेंट है, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें सेंस एक्सपीरियंस और इंटेलेक्चुअल कॉग्निशन की क्या है ज़रूरत है। बट स्टिल वो भले ही इन दोनों सोर्सेस ऑफ नॉलेज जो है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट इसके बावजूद वो कहते हैं कि ये फेल कर जाते हैं किसमें, जो ओरिजिनल इंटीग्रिटी है परसीव्ड ऑब्जेक्ट की, उसको पता लगाने में। What I'm trying to say here, किसी वुमेन की जो आउटर ब्यूटी है आप उसको तो क्या कर सकते हैं, अपने सेंसेस से या इंटेलेक्ट से उसके बारे में पता लगा सकते हैं, पर उनकी जो इमोशनल फैकल्टीज है उनके बारे में आपको जो है इनसे पता नहीं लगेगा। इसी बारे में हमने जो जेन्स है उनमें भी पढ़ा है कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या पता पड़ता है, वही जो हमें दिखाई दे रहा है कि उसकी 3 साइड से रेड इन कलर है, सॉलिड है। बट हमें कंप्लीट नॉलेज जो है वो तो तभी मिलेगा जब हमें वो क्या नहीं है ये भी पता होगा, तभी हम जो है होल को समझ पाएंगे। ठीक है, यही बात जो है राधा कृष्णन जी जो है अपने वर्ड्स में कह रहे हैं। और इसीलिए वो थिंक करते हैं एक हायर मोड ऑफ एप्रहेंशन के बारे में, जिसमें क्या होगा, जिसमें थॉट, फीलिंग और वोल्यूशन यानी इच्छा शक्ति जो है इनको एक होल में ब्लेंड कर दिया जाएगा, जिसमें कोई डुअलिटी नहीं होगी। मतलब कि जो थिंग है जिसका हमें नॉलेज लेना है और जो बीइंग है उसके बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये ऐसी नोइंग है जो आपको क्या होगी, जो बीइंग से डायरेक्ट मिलेगी। राधा कृष्णन जी इसको क्या बताते हैं, इसको वो इंट्यूटिव एप्रहेंशन जो है बताते हैं। अब ये इंट्यूटिव एप्रहेंशन क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसको कई तरीके से हम समझ सकते हैं, बट मैं इसका एक एग्जांपल जो राधा कृष्णन जी के ऑब्वियसली वर्ड्स में नहीं मिलता है, मैं अपनी तरफ से ऐड करके आपको बताना चाहूंगा। जो स्पाइडरमैन है उनका भी हम कई बार देखते हैं कि उन्हें क्या मिलता है, सिक्स सेंस मिलता है कि कुछ गलत जो है होने वाला है। ये भी एक टाइप का क्या है, ये भी एक टाइप का इंट्यूशन है। अब हम राधा कृष्णन जी की बात करें तो बताते हैं कि जो इंट्यूटिव एप्रहेंशन है इसमें क्या होता है, इसमें जो नोअर है वो क्या करता है, आइडेंटिटी बनाता है नोन के साथ। अब इसके लिए वो एग्जांपल देते हैं किसका, एंगर का। अब जैसे वो बताते हैं कि कोई भी इंटेलेक्चुअल डेलिब्रेशन जो है वो हमें नहीं बता सकता कि जो एंगर है वो क्या है। हमें जो है एंगर के बारे में एग्जैक्टली तभी समझ में आ सकता है जब हम खुद क्या हो, जब हम खुद जो है एंग्री हो। इस तरह वो कहते हैं कि जो इंट्यूशन है वो क्या करता है, वो यूनिटी एस्टैब्लिश करता है, वो आइडेंटिटी बनाता है किस किस में, नोअर में और नोन में। अब ये जो इंट्यूशन है इसी को हम इंडियन टेक्स्ट में अपरोक्ष कह सकते हैं और आसान भाषा में आभास जो है कह सकते हैं। इसी को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट नोन है वो क्या नहीं है, वो ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सेल्फ नहीं है, वो पार्ट ऑफ सेल्फ है। अब इसी को मैं अदर फिलोसोफर्स के टर्म्स में अगर एक्सप्लेन करूं तो जो ऑब्जेक्ट नोन है वो आउटसाइड द सेल्फ नहीं है, वो क्या है, वो पार्ट ऑफ सेल्फ है। सो आई गेस आप ये समझ पा रहे होंगे कि राधा कृष्णन जी की जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं क्या है, अपने पहले की फिलॉसफी से काफी हद तक इंस्पायर्ड है। ठीक है, अब इसीलिए जो है नोअर और नोन उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये अल्टीमेटली वन है। अब जो इंट्यूटिव एप्रहेंशन है, जो इंट्यूशन है, इसको जो है अगर हम बात करें तो वो किसके लिए यूज करते हैं, वो इंटीग्रल एक्सपीरियंस के लिए इसको यूज करते हैं। अब यहां पर जो है आप देख सकते 3 पॉइंट्स जो है मैंने रिटन डाउन करे हैं, विच आर प्रिटी टफ टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा क्या है, टिपिकल है। तो इन्हीं पॉइंट्स को मैं आसान लैंग्वेज में जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा।
अब ये जो इंट्यूशन है ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है और सिंथेसाइज करता है हमारे सारे एक्सपीरियंसेस को। अब इसी को मैं एक आसान एग्जांपल से आपको क्लियर करूं तो मुझे बताइए आपको क्या लगता है इंट्यूशन जो है वो क्या होता है? क्या शेयर मार्केट में भाव बढ़ने वाले हैं कि घटने वाले हैं, इसका आपको आभास हो जाना इंट्यूशन है? तो देखिए सीधे सीधे तौर पे इस तरह की बातें नहीं होती है। अब इंट्यूशन जो है वो यूजुअली क्या होता है, जिस चीज का आपको, जिसमें आपको डीप इंटरेस्ट हो, आपको डीप नॉलेज हो और आपको एक्सपीरियंस हो, तो उन चीजों के बारे में आपको क्या होता है, कई बार जो है अपने एक्सपीरियंस से एक इंट्यूशन आता है कि यार ये सही है। जैसे एग्जांपल के लिए स्टीव जॉब्स ने जो मोबाइल्स हैं और कंप्यूटर्स हैं उनका फ्यूचर जो है अपने इंट्यूशन से ही क्या करा था, प्रेडिक्ट कर लिया था और पूरी की पूरी जो हमारी जो अर्थ है उसमें क्या कर दिया था, मोबाइल और कंप्यूटर की इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन सा ला दिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का क्या है, इंट्यूशन है। इसके अलावा ये सेकंड और थर्ड पॉइंट्स को अगर मैं आसान लैंग्वेज में क्लियर करूं तो मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए हमारी जो पास्ट लाइफ्स है उसकी क्या हमारे पास कोई मेमोरी है? डेफिनेटली नहीं है। तो फिर जो एवोल्यूशन है, विकास जो है, हमारी जो बुद्धि का विकास है वो आखिर कैसे हो रहा है? हमें तो अपनी पास्ट लाइफ्स का कुछ याद ही नहीं है। तो इसका कारण भी हम कह सकते हैं किसको, इंट्यूशन को, कि जो हमारी पास्ट लाइफ है उसके बारे में भले ही हमें कुछ याद नहीं है बट उसका हमारी लाइफ में क्या है, एक इंट्यूशन है। ये इंट्यूशन जो है ये हमें गाइड करता है एज अ ह्यूमन हमारे गोल की तरफ बढ़ने के लिए। इसीलिए ये क्या है, इसीलिए इट इज द बेसिस ऑफ ऑल एक्सपीरियंस। और यही क्या करता है, हमारे सारे एक्सपीरियंस के जो रिजल्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने का भी काम जो है करता है। आई गेस कुछ हद तक आपको जो है इंट्यूशन जो है क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा राधा कृष्णन जी बताते हैं कि अगर हमें जो है ब्रह्म तक पहुंचना है, अगर हमें ब्रह्म को रियलाइज करना है, अगर हमें रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी करना है तो हमें किस पर काम करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि यही क्या है, यही अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस है। अब आप कहेंगे कि सर इतना समझाने के बाद भी हमें इंट्यूशन जो है वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वो इसलिए नहीं हो रहा है कि राधा कृष्णन जी खुद कहते हैं कि जो इंट्यूशन है वो क्या है, इनएफेबल है, वो इनडिस्क्राइबेबल है, वो जो है, जो लैंग्वेज है और जो लॉजिक है उसकी लिमिट से क्या है, परे है। ऐसा कोई कंसेप्शन नहीं है जो क्या कर सके, इसको डिफाइन कर सके। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें जो हमारा थॉट है और जो रियलिटी है ये दोनों टुगेदर आते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या बोला आपने, ढंग से कुछ समझ नहीं आया। तो इसी को थोड़ा मैं आसान लैंग्वेज में एक और बात कह के क्लियर करता हूं कि जितनी भी क्रिएटिविटी है और जितनी भी प्रोग्रेस जो है मानवता ने की है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो जो है इनएविटेबल रिजल्ट है किसका, इंट्यूशन का। ऐसा राधा कृष्णन जी जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से राधा कृष्णन जी कहते हैं कि इंट्यूशन जो है वो क्या है, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। इसको प्रमाणित करने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये खुद ही सेल्फ सर्टिफाइंग कैरेक्टर है, ये सेल्फ एस्टेब्लिश्ड है, ये सेल्फ एविडेंसिंग है, ये सेल्फ लुमिनस है। ये जो है ये अपना कॉज भी है और अपना एक्सप्लेनेशन भी है। ये अपने आप में क्या है, सफिशिएंट है, कंप्लीट है। अगर आप ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी जो है वो करना चाहते हैं, आप अपने डिवाइन फॉर्म जो है उसको जो है रियलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इंट्यूशन ही क्या है, रास्ता है। आई गेस राधा कृष्णन जी की एपिस्टेमोलॉजी आपको अब क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड राधा कृष्णन्स एथिक्स। अब एथिक्स का मतलब क्या होता है, तो एथिक्स का मतलब है वे ऑफ लिविंग लाइफ, यानी एज अ ह्यूमन हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। अब राधा कृष्णन जी हिंदू एथिक्स की बात करते हुए एक्सप्लेन करते हैं पुरुषार्थ को, जो कि 4 होते हैं। वो लिखते हैं कि जो हमारे एंशिएंट ऋषिज थे वो केवल स्पिरिचुअल मास्टर्स नहीं थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे, जो हमारे जो भी एक्शंस हम लेते हैं उनके पीछे के मोटिव्स को क्या करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और इसमें वो रियलाइज करते हैं कि जो डिजायर्स होती है, जो क्रेविंग्स होती है, जैसे मीठा देखकर आपकी उसको खाने की इच्छा हो जाती है, किसी चीज को पाने की चाह होती है,
ये डिजायर्स और क्रेविंग्स जो हैं ये क्या हैं, ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। हर क्रेविंग जो है वो अपने सेटिस्फैक्शन तक पहुंचने का ट्राई करती हैं और ये बेसिकली 4 होती हैं। पहला है डिजायर फॉर पावर एंड वेल्थ। जैसे अगर आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको पैसे की क्या होगी, डिजायर होगी। सेकंड है पेरेंटल इंस्टिंक्ट एंड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट यानी काम। इसका मतलब जो है वो सेक्स, अच्छे क्लोथ्स या अच्छे फूड की डिजायर से है। इसके बाद थर्ड आती है डिजायर फॉर सोशल हार्मनी एंड कॉमन गुड। अब इसमें व्यक्ति जो है वो अपने खुद के सिर्फ और सिर्फ अपने बेटरमेंट से उठकर सोसाइटी के बेटरमेंट की क्या करता है, डिजायर करता है। इसलिए वो इसमें क्या करता है, यज्ञ करता है, गॉड को ऑफरिंग्स चढ़ाता है, दान धर्म जो है करता है। एंड फोर्थ है सबसे बड़ी अल्टीमेट डिजायर यूनियन विद द अनसीन या मोक्षा की डिजायर, जिसको हम राधा कृष्णन के वर्ड्स में रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी भी कह सकते हैं। अब राधा कृष्णन जी बताते हैं कि ये जो डिजायर्स हैं दैट इज अर्थ, सिक्योरिटी, काम, प्लेजर, धर्मा, मोक्षा यानी कि लिबरेशन, ये सब क्या नहीं है, ये डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये हमेशा क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो अपर हैंड जो है अचीव करने की कोशिश जो है करती रहती है। अब वो बताते हैं किसी भी पर्सन की जो ग्रेटनेस है वो इसमें है कि वो इनके बीच में क्या लेकर आए, कोऑपरेशन लेकर आए, इनके बीच में एक यूनिटी जो है इस्टेब्लिश करे। अब इसके अलावा राधा कृष्णन जी बताते हैं कि जो फ्रीडम है वो उनके लिए क्या है, वो एक एथिक्स का मेन फाउंडेशन है और इसीलिए वो फ्रीडम जो है उसको 3 लेवल्स पे क्या करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल फ्रीडम, मतलब कि फ्रीडम को एक्ट दिस वे और दैट वे। आप इसको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम भी कह सकते हैं, जिसको हमने अरविंदो के अपने लास्ट सेशन में काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करा है। सेकेंड इज मॉरल फ्रीडम। मॉरल फ्रीडम मतलब फ्रीडम टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव्स विद नॉलेज एंड वोल्यूशन यानी इच्छा शक्ति। इसको मैं आसान लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करूं तो जो हमारी लाइफ है उसको लिव करने के लिए हम एक पर्टिकुलर मॉरल सेट ऑफ वैल्यूज का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, जैसे फॉरगिवनेस, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी। बट राधा कृष्णन जी यहाँ पे बताते हैं कि जो नॉलेज है वो हो सकता है कि क्या ना हो, परफेक्ट ना हो, उसमें एरर हो, एविल हो, उसमें इग्नोरेंस हो, अविद्या हो। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। अब इसी को जो है वो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि यही तो हम अपने आसपास जो है देख रहे हैं। जो ह्यूमंस हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जो है नॉलेज में और साइंटिफिक इन्वेंशंस में क्या करी है, इनॉर्मस प्रोग्रेस जो है अचीव कर ली है। बट इसके साथ में जो मॉरल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो नहीं हुई है। इवन इसमें क्या हुआ है, डेक्लिनेशन जो है हमें देखने को मिला है। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, मटेरियलिज्म जो है बढ़ता जा रहा है, लोग गाड़ी और बंगले के पीछे भाग रहे हैं, किसी को कितना ही मिल जाए तब भी उसके अंदर जो है सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है वो नहीं आ रही है। ह्यूमैनिटी जो है वो ह्यूमैनिटी डिक्लाइन होती जा रही है। भाई जो है भाई का गला काट रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स के लिए। इसीलिए अब ये चीजें आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसीलिए राधा कृष्णन जी बात करते हैं साइकोलॉजिकल और मॉरल फ्रीडम से बढ़कर स्पिरिचुअल फ्रीडम की। वो बताते हैं कि ये स्पिरिचुअल फ्रीडम ही हमें किस तक लेके जाएगी, ये हमें इंटीग्रल लिबरेशन यानी पूरे ह्यूमंस के जो लिबरेशन है उस तक लेकर जाएगी। यहाँ पर वही रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, जिस तक जो है किसी एक ह्यूमन को नहीं, सभी ह्यूमंस को जो है मिलकर क्या करना होगा, पहुंचना होगा। अब वो बताते हैं कि इस कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जो है उसके कल्टीवेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पीस चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हमारा मन अशांत है तो हम कभी भी लिबरेशन, मोक्षा, रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी जो है उसको अचीव नहीं कर सकते। हमें अपनी सोल के अंदर क्या लाना होगा, ग्रेस और जॉय लाना होगा, ताकि हमारे अंदर जो हो क्या हो, ओवरफ्लोइंग हो लव का। अब इसी बात को हमने अरविंदो के सेशन में भी समझा है, जब मैंने आपको बताया था फ्लावरिंग ऑफ डिवाइन के बारे में, जिसको हम बुद्धा के टर्म्स में कह सकते हैं अपने अंदर से आने वाला इनलाइटनमेंट। अब ये जो ऑल राउंड ग्रोथ है,
ये कैसे मिलेगी? तो इसके लिए राधाकृष्णन जी बताते हैं कि हमें चाहिए फिजिकल एफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअल अलर्टनेस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मतलब कि हमें जो है अपने सेंसेस, अपने इंटेलेक्ट और अपने इंट्यूशन को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। आई गेस राधाकृष्णन जी का एथिक्स भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड राधाकृष्णन्स साइंस एंड रिलीजन रिलेटेड व्यूज। अब देखिए, जो राधाकृष्णन जी हैं वो एक सिंक्रेटिज्म फिलोसोफर थे। विवेकानंद की तरह वो एक समन्वयवादी थे। वो बिलीव करते थे कि जो इंडिया है और वेस्ट है, इन्हें एक दूसरे से लर्न करना चाहिए। ऐसा क्यों? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है किसके ऊपर? साइंस के ऊपर। वहीं जो ईस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है किसके ऊपर? रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर। राधाकृष्णन जी कहते हैं कि ये दोनों ही एक्सेस में क्या है? बुरे हैं, अच्छे नहीं है। इसी को वो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे साइंस जो है, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन जो है, ये सब किस पर बेस्ड है? तो ये सेक्युलरिटी और डाउट पर बेस्ड है। सेक्युलरिटी मतलब धर्म में विश्वास न रखकर सांसारिक अर्थली थिंग्स में विश्वास करना। और ये तो हम जानते हैं कि जो साइंस है उसको जो दिखता है वो उसको सच मानता है, बाकी चीजों पर वो डाउट करता है। राधाकृष्णन जी कहते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने हमारी लाइफ इजी और प्लेजरेबल बना दी है। किससे? साइंटिफिक डेवलपमेंट से। जैसे मोबाइल्स जो हैं उन्होंने क्या करा है? बाउंड्री बैरियर्स को खत्म कर दिया है। बट इन मोबाइल्स के कारण ही हमें एक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। हमारे भले ही 5000 फेसबुक पे फ्रेंड्स क्यों ना हो, बट उसके बाद भी हमारा एक ट्रू फ्रेंड जो है अब नहीं होता है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर कर सके। जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स है उनमें इंटीमेसी क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए भी क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं डेंजर भी पैदा कर रहा है। इसके अलावा समझिए कि हम जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पीछे क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। पर अगर हमने सस्टेनेबल प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं दिया तो ये जिसको हम विकास समझ रहे हैं यही हमारा क्या होगा? पतन होगा। ये डेवलपमेंट नहीं, ये हमारा डिस्ट्रक्शन जो है होगा। इसके अलावा वो बताते हैं कि साइंटिफिक डेवलपमेंट के कारण जो होल वर्ल्ड है वो कई सारे इश्यूज जो है फेस कर रहा है। जैसे मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म, यानी कि हर पर्सन को क्या चाहिए? गाड़ी बंगला चाहिए, जिसके पास जो है वो उसमें सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में एंजाइटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। नेचुरल इम्बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं। पूरी दुनिया पर जो है न्यूक्लियर डेंजर का खतरा जो है मंडरा रहा है। वहीं रिलीजन की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड होता है किस पर? फेथ पर। तो देखिए रिलीजन क्या है? अगर एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को पूरे विश्वास के साथ फॉलो करने लग जाते हैं तो यही क्या होता है? रिलीजन होता है। पर यही विश्वास जो है, यही विश्वास कई बार किसका रूप ले लेता है? तो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई है तो हम वहां से नहीं जा सकते हैं का रूप ले लेता है। या फिर पेजेंट, आडंबर की मंदिर की सीढ़ियां जो है घुटने के बल चढ़ोगे तो तुम्हारी मन्नत जो है पूरी हो जाएगी, इसका फॉर्म ले लेता है। या फिर माल प्रैक्टिसेस, कुरीतियां जैसे सती प्रथा जो है उसके लिए लोगों को मजबूर कर देता है। प्रेजेंट वर्ल्ड में कम्युनलिज्म जो है यानी सांप्रदायिकता जो है और फंडामेंटलिज्म जो है, कट्टरवाद जो है, ये क्या हो रहा है? बड़ी तेजी से पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। इस तरह वो बताते हैं, राधाकृष्णन जी बताते हैं कि साइंस और रिलीजन जो है इन्होंने क्या करा है? ह्यूमन काइंड के लिए जितना अच्छा करा है उससे ज्यादा जो है बुरा कर दिया है। इसलिए राधाकृष्णन जी बिलीव करते हैं कि क्या जरूरी है? एक कोऑर्डिनेटेड और बैलेंस्ड व्यू चाहिए हमें किस किस के बीच में? साइंस और रिलीजन के बीच में। वो बताते हैं कि साइंस और रिलीजन जो है ये दोनों जो है मानवता के विकास के लिए, मानवता की सेवा के लिए ही क्या है? बनाए गए हैं। इन दोनों का ही एम क्या है? तो इन दोनों का ही एम जो है डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ है। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि जो साइंस है वो बिना रिलीजन के क्या है? ब्लाइंड है। और रिलीजन जो है वो बिना साइंस के क्या है? लेम है, पंगु है, लंगड़ा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो साइंस है उसको क्या चाहिए? उसको ह्यूमन वैल्यूज चाहिए, उसको मॉरल आइडियल्स चाहिए, ताकि साइंस जो है उसका यूज किसके लिए किया जा सके? ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जा सके। इसको आप ऐसे समझिए, हमें जो है पेन जैसे इन्वेंशंस चाहिए जो ह्यूमैनिटी जो है उसके बेटरमेंट में काम आए, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स जो पूरी की पूरी मानवता का ही क्या कर दे? विनाश कर दे।
इसी तरह से रिलीजन जो है उसको क्या चाहिए, साइंटिफिक व्यू पॉइंट चाहिए, ताकि हम इरेडिकेट कर सके अपनी सोसाइटी से किसको, सुपरस्टिशन को। इस तरह से वो बताते हैं कि जो वर्ल्ड है उसको मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों तरह का वेलफेयर चाहिए अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के लिए। मतलब समझिए कि इस वर्ल्ड में अगर आपको जो है मटेरियल प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए साइंस नेसेसरी है, और अगर आपको इंटरनल प्रोग्रेस करना है, लिबरेशन पाना है, मोक्षा पाना है, तो उसके लिए रिलीजन जो है नेसेसरी है। नाउ आई थिंक कि आपको जो है जो राधा कृष्णन जी है उनकी फिलॉसफी काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और ये प्रीवियस क्वेश्चंस है जो आप जो है मेरे ख्याल से आप इजीली आंसर भी जो है कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में।